हेलो एवरीबॉडी, आज के डिस्कशन का एजेंडा है इंड एज 38 इंटैंजिबल असेट्स। तो अपने लोग जो टैंजिबल असेट वाला एज पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड एज 16, इंटैंजिबल असेट का बहुत सारा अकाउंटिंग प्रोसेस, बहुत सारा मतलब मोर देन 90% अकाउंटिंग प्रोसेस इंड एज 16 से सिमिलर है। तो अगर सिमिलर टाइप के पैराग्राफ्स आएंगे ना तो हम रिपीट नहीं करेंगे या बहुत ब्रीफ में उसको डिस्कशन करके चले जाएंगे, क्योंकि इंड एज 16 की क्लास में उन सब का डिस्कशन अच्छे से हुआ है। पर जो पैराग्राफ स्पेसिफिक टू इंटैंजिबल असेट्स है उनको तो मेरे को अलग से डिस्कस करना ही पड़ेगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पैरा विच इज डेफिनेशन ऑफ इंटैंजिबल असेट। हम पहचानेंगे कैसे कि एक इंटैंजिबल असेट कौन सा। आपने नाम सुना होगा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, वो सब इंटैंजिबल असेट है। तो क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक असेट के अंदर जो उसको इंटैंजिबल असेट बनाता है? इंड एज 38 का बोलना है 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। एन इंटैंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफाइबल असेट, इट्स ए नॉन मॉनिटरी असेट and it's an asset without physical substance. Asset किसको बोलते हैं आपको मालूम होगा। An asset is an economic resource controlled by an entity from which economic benefits are expected to flow to the entity. Simple. ऐसा रिसोर्स जिससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, हम उसको असेट। तो असेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम वेयर बेनिफिट्स आर जेनरेटेड, दैट्स इट। अब आइए बात करते हैं कि आइडेंटिफायबिलिटी इंटैंजिबल असेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहता है। आंसर है सेपरेबिलिटी। मतलब जो इंटैंजिबल असेट है वो अलग से पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये एक असेट है। जैसे पेटेंट, नो हाउ, लाइसेंस, इनको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम क्या है कि गुडविल से अलग करके आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। अगर इंड एज 38 के वर्ड्स में जाओगे ना तो उन्होंने बोला एन इंटैंजिबल असेट इज आइडेंटिफाइबल इफ इट इज सेपरेबल और इट अराइजेस फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट। जैसे मान लो माइनिंग राइट हमको मिल गया, बोला आप दुमका का पूरा जो वो झारखंड वाला इलाका है वहां से कोयला आप निकाल सकते हो, उसका माइनिंग राइट मेरे को गवर्नमेंट से मिला, तो इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट। तो या तो असेट सेपरेबल हो या फिर लीगल राइट से पैदा हुआ असेट हो। सेपरेबल का मतलब है कि हम अलग से उसको रेंट आउट कर सकें या अलग से उसको बेच सकें। देखिए, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग रेंटेड आउट और सोल्ड अदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप। एंड लास्ट, आइडेंटिफाइबिलिटी का मतलब है कि इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गुडविल। तो अगर कोई आइडेंटिफाइबिलिटी के बारे में कुछ पूछे तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो जो मैंने आपको लिख करके दिया। आगे, सर नॉन मॉनिटरी असेट किसको बोलते हैं? ऐसा असेट जिसका रियलाइजेबल वैल्यू आज कुछ है तो कल कुछ और हो सकता है। फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, रोज रोज चेंज होता है, उसको नॉन मॉनिटरी असेट बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, 4G लाइसेंस। अचानक 3000 करोड़ रुपए का 4G लाइसेंस 5G जब आया तो 300 करोड़ का हो गया। सो इस तरह की असेट को हम लोग नॉन मॉनिटरी असेट बोलते हैं। सो दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग। अगर ऐसा है तो वो नॉन मॉनिटरी असेट है। तो कहते हैं कि इंटैंजिबल असेट भी एक नॉन मॉनिटरी असेट होता है। तो इंटैंजिबल असेट का आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है, नॉन मॉनिटरी होना जरूरी है और उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। ये तो सबको मालूम है कि वो दिखाई नहीं देता, हम उसको छू नहीं सकते, इसीलिए बोलते हैं उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। अगर इजी वर्ड्स में बात करो तो आप बोल सकते हो कि भाई वो इस धरती पे कोई मास, उसका कोई मास नहीं है और वो कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता, फिजिक्स का लैंग्वेज में। अदरवाइज फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना क्या होता है आप समझते हो। आगे, इंटैंजिबल असेट का बुक्स में अगर आपको लिखना हो एक इंटैंजिबल असेट को, तो लेट अस फर्स्ट क्लियर आउट कि भाई ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास में है। जिसके पास ओनरशिप या कंट्रोल होगा वही उस असेट को अपनी बुक्स में लिखेगा। अब ओनरशिप का बात क्या है कि अगर उस इंटैंजिबल असेट का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है,
कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है और वो टाइटल मेरे नाम पे है, तो आई एम द ओनर ऑफ द असेट, आई विल रिकॉग्नाइज इट। लेकिन अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है तो उस असेट से होने वाली इकोनॉमिक बेनिफिट को कंट्रोल कौन करता है? जो करता है उसके पास असेट का कंट्रोल है, वही उस असेट को अपनी बुक्स में लिखेगा। ओनरशिप और कंट्रोल का इश्यू इस तरह से सॉल्व होता है। पैरा रीड करता हूं मैं, मेरे साथ देखिए। इफ द इंटेंजिबल असेट इज सपोर्टेड बाय ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, then finding the owner is not difficult. Otherwise, we have to identify the entity who is deriving the economic benefits of that intangible asset. Economic benefit में आप revenue भी ले सकते हो, cost saving भी उसमें include होता है, दोनों मिले बहुत ही बढ़िया है। आइए तीसरे पैरा में चलते हैं। When an intangible asset will be recognized in the books of accounts. यूनिवर्सल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो असेट का है, इंटेंजिबल असेट में भी वही यूनिवर्सल प्रिंसिपल अप्लाई होता है। दो कंडीशन है, दो क्राइटेरिया फुलफिल अगर हुआ तो इंटेंजिबल बुक्स में लिखा जाएगा। किसकी बुक्स में लिखा जाएगा? हम लोग 2 नंबर पैरा में ये चीज क्लियर कर चुके हैं। वन हु इज द ओनर, एंड इफ ओनरशिप इज नॉट क्लियर देन वन हु इज डिराइविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। ये बात हम क्लियर कर चुके, रिपीट नहीं करेंगे। नाउ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वन, पहला दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला, इट इज प्रोबेबल मोर देन 50%. It is probable that the future economic benefits from the asset will flow to the entity. Ind AS 16 में भी पढ़े हैं हम लोग ये चीज। And its cost can be measured. असेट से इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है, ये असेट की कैरेक्टरिस्टिक है। उस असेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है वो मेरे पास फ्लो करेगा, ये मेरी ताकत है। और अगर मेरे पास फ्लो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, तो मैंने पहला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। मेरा कॉस्ट कितना लगा उसको अगर मैं मेजर कर सकता हूं तो मैंने दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लिया। अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो दैट असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन माय बुक्स बिकॉज आई एम द ओनर, आई एम द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग दैट असेट। अगर ये क्राइटेरिया फेल होता है तो भले वो असेट ही हो, भले वो असेट का क्राइटेरिया की आइडेंटिफाइबिलिटी, फिर तुम्हारा वो क्या नाम नॉन मॉनिटरी असेट, फिर वो जो भी तीन बात बोले थे ना, नो फिजिकल सब्सटेंस, वो सब फुलफिल होने के बावजूद अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फेल हुआ तो हम लोग उस जो भी मेरा खर्चा लगा है उसको P&L में डाल के एक्सपेंस बोल करके राइट ऑफ कर देंगे। तो यहां तक का समरी ये है कि 3 कंडीशन फुलफिल हुआ तो एक असेट इंटेंजिबल असेट बना, आइडेंटिफाइबिलिटी, नॉन मॉनिटरी असेट और नो फिजिकल सब्सटेंस। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, प्रोबेबिलिटी कि इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास फ्लो होगा और कॉस्ट में मेजर कर पाऊंगा, तो असेट विल बी रिकॉर्डेड इन माय बुक्स और आई विल रिकॉर्ड द असेट। यही रीजन है बच्चों कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अलग से कोई कॉस्ट इनकर नहीं होता, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनते बनते गुडविल बन गई। अब रिलायंस है, इतने साल से काम करते करते इतना बड़ा रिलायंस का गुडविल बन गया कि अपने आप को जब वो बेचने जाएगा तो बुक वैल्यू ऑफ द असेट लायबिलिटी से या मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट लायबिलिटी से कई हजार करोड़ रुपया उसको या कई लाख करोड़ रुपया उसको ज्यादा मिलेगा। तो स्टोरी इज क्लियर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन असेट, कारण वो आइडेंटिफाइबल नहीं है और उसका कॉस्ट को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, और कॉस्ट मेजर नहीं होगा ना बेटा, इसीलिए ही आप समझ लो कि वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। आगे अब आता है, मान लो कोई इंटेंजिबल असेट है और हमने उसको अलग से एक्वायर किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने वो क्या नाम है, हल्दीराम भुजिया वाला का फ्रेंचाइजी एक्वायर किया, या मान लो वो जो क्या है तो KFC का एक फ्रेंचाइजी मैंने एक्वायर किया, तो हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज सिंपल, जो कॉस्ट उस असेट को रेडी करने में, उस लोकेशन एंड कंडीशन में पहुंचाने में लगा कि वो असेट मैनेजमेंट जिस तरह से उस असेट से काम लेना चाहता है वैसा काम ले पाए, उस तक पहुंचाने में जो कॉस्ट इनकर हुआ, आइडेंटिफाई दोज कॉस्ट, एड देम एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल असेट। हम लोग इंड AS 16 में ये चीज पढ़ते थे कि द कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द असेट टू अ लोकेशन एंड कंडीशन टू मेक इट रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। सेम पैरा इंड AS 16 वाला यहां पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट,
अगर एक इंटेंजिबल असेट बार्टर सिस्टम पे हमने एक्वायर किया, ये भी इंड AS 16 में हमने पढ़ रखा है, सेम रूल है, फिर भी मैं रूल एक बार रिपीट कर देता हूं। बार्टर सिस्टम में अगर हम असेट एक्वायर करते हैं, इंटेंजिबल असेट लिए, बदले में मान लो कोई टेंजिबल असेट, कोई शेयर, कुछ भी दे दिए, तो कहानी ये है, अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू यूज करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैरिंग अमाउंट यूज करेंगे असेट रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब कि इंटेंजिबल असेट मेरी बुक्स में आएगा और जो असेट मैंने दिया, मैं नाम बोल रहा हूं असेट गिवन, वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, याद है किसको बोलते हैं कॉमर्शियल सब्सटेंस? कि कंपनी का कैश फ्लो का अमाउंट, टाइमिंग और रिस्क। अगर इस असेट के एक्विजिशन के पहले और बाद में बदलने वाला है, माने पहले जो था और बाद में बदलने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, अदरवाइज कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कॉमर्शियल सब्सटेंस अगर रहा तो फेयर वैल्यू पे असेट रिकॉर्ड होगा। इंटेंजिबल असेट का फेयर वैल्यू पता कर लो, मान लो 100 करोड़ है, जो असेट दिए उसका बैलेंस शीट वैल्यू 80 करोड़, तो 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो टू P&L अकाउंट। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो असेट दिए, कैरिंग अमाउंट उसका जो है, उसी दाम में इंटेंजिबल असेट अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेना। द ट्रांसफर विल टेक प्लेस एट कैरिंग अमाउंट। ये सेम है जो हम लोग इंड AS 16 में पढ़ते थे। नाउ वी आर टेकिंग कि अगर कोई इंटेंजिबल असेट गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू से मेरे पास आया है, मतलब गवर्नमेंट ने मुझे वो असेट दिया, या तो बोल दो, या फिर मैं उस असेट को जब अक्वायर किया तो मुझे सरकार ने किसी तरह का ग्रांट दिया। इंड AS 38 और इंड AS 20 दोनों सेम बात बोलता है। इंड AS 38 तो यही बोलता है जो इंड AS 20 में बोला हुआ वो फॉलो कर लो। फिर भी इंड AS 20 में रिपीट कर देता हूं कि हम उस असेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और ग्रांट को अलग से लायबिलिटी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल करके रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब असेट अगर 100 करोड़ की है और सरकार ने मुझे 40 करोड़ का ग्रांट दिया, असेट 100 करोड़ असेट का फेयर वैल्यू है और ग्रांट को लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर लिए। दूसरा ऑप्शन है हम असेट को 60 करोड़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड द असेट एट नेट अमाउंट। और ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई अलग से कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगर कोई इंटेंजिबल असेट किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में मेरे पास आया, हम कोई कंपनी एक्वायर किए, कंपनी के पास कोई पेटेंट था, कोई नो हाउ था, कोई लाइसेंस था, तो इंड AS 103 जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड AS आप पढ़ेंगे, वो कहता है कि हर असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करके बुक्स में लिखना पड़ेगा और वही फेयर वैल्यू अपनी असेट का कॉस्ट बन जाएगा आज के बाद। तो ये स्टोरी इंड AS 103 का है। सिंपल इतना बोलने से हो जाएगा कि यूज इंड AS 103 इफ वी एक्वायर इन इंटेंजिबल असेट थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहीं पे आप बोलोगे कि सर बिजनेस कॉम्बिनेशन पे तो गुडविल भी आती है, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर करके निकलता है, आपको पता होगा, बाकी इंड AS 103 में आप पढ़ोगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो 4 बातें थी ना, कौन सी 4 बातें? पहला, अगर इंटेंजिबल असेट हम सेपरेट एक्वायर किए, दूसरा बार्टर सिस्टम, तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट और चौथा बिजनेस कॉम्बिनेशन। इन चारों पे 4 अलग अलग इंड AS थे, 3 रदर 16 दोनों में एप्लीकेबल था, बार्टर सिस्टम वाले में और सेपरेट एक्विजिशन वाले में। लेकिन ये जो 9 नंबर पैराग्राफ है, ये बोलता है अगर कोई इंटेंजिबल असेट हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैदा किया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैदा होने वाला इंटेंजिबल असेट का कहानी किसी दूसरे इंड AS में नहीं है, इंड AS 38 में ही है। वो कहता है कि रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होगा P&L में जाएगा। दूसरा बात, डेवलपमेंट का खर्चा अगर कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर लेता है, उसके पहले इनकर हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल करे और उसके बाद कोई डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुआ, तब तो आप उसको इंटेंजिबल असेट के कॉस्ट में ऐड करोगे। उसके पहले अगर आपने डेवलपमेंट कॉस्ट भी इनकर किया, आपको P&L में डालना पड़ेगा। तो कहानी इज सिंपल, रिसर्च फेज का सारा खर्चा PL में, डेवलपमेंट फेज का वो खर्चा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होने के पहले हो रहा है। मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ 4 अप्रैल 25 को, तो 4 अप्रैल 25 के पहले अगर आपने कोई भी डेवलपमेंट का खर्चा कर दिया, रिसर्च तो ऑब्वियसली पहले होगा,
पर डेवलपमेंट का खर्चा भी अगर आपने कर दिया तो भी वो पीएल में जाएगा। और 4 अप्रैल 25 से जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक असेट उस कंडीशन में नहीं पहुंच जाता रेडी टू ऑपरेट इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, तब तक आप कैपिटलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेक इट एन इंटेंजिबल असेट। नाउ कम्स कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वेरी सिंपल। पहला, माइंड माय वर्ड्स, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक इंटेंजिबल असेट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आप सर दर्द की दवाई ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कैंसर का, ब्लड कैंसर का मेडिसिन ढूंढ रहे हो, आप एक मेडिकल फार्मा कंपनी है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो आप बना रहे हो वो टेक्निकली फिजिबल है। दूसरा, इंटेंशन टू कंप्लीट, इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा, एबिलिटी टू यूज दैट असेट और सेल दैट असेट, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हम जो बना रहे हैं उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होगा। एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, मेरे पास पैसा और मैन पावर दोनों तरह के रिसोर्सेज से हम असेट को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड लास्ट, एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बट आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं 6 नंबर नहीं बोल रहा हूं, कोई सा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लास्ट में कंप्लीट हुआ, वो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन माना जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंप्लीटेड। उसके बाद जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा, ओनली दोज कैन बी कैपिटलाइज्ड। उसके पहले आपने जितना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया वो P&L में चला जाएगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब एक बात आपको और बोल दूं कि इंड AS 38 हमें एक बात और बोलता है कि जब एक असेट डेवलपमेंट फेज में होती है और आप उसको CWIP बनाते हो, बन रहा है असेट, तो CWIP बोलते हैं। इंटेंजिबल असेट के लिए द वर्ड इज इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। जब आप ये असेट बना रहे हो, रिसर्च PL में डाल दिए, डेवलपमेंट बिफोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PL में डाल दिए, अब डेवलपमेंट आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 40 करोड़ खर्चा कर लिया। जानते हो क्या होता है बेटा? ये जो 40 करोड़ आपने खर्चा कर लिया, ये तो कर लिया आप, अब आपको पता करना होगा कि इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट क्या है। मतलब बेसिकली इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इंड AS 36 वाली, कि इस असेट का रिकवरेबल अमाउंट कितना होने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना होने वाला है। और उसके हिसाब से अगर मान लो आपको पता चला असेट बन रही है, अभी फर्स्ट ईयर है, 40 करोड़ लगा, और आपको रिकवरेबल अमाउंट इसका 35 करोड़ पता चला, तो आपको 5 करोड़ रुपए का लॉस PL में डालना पड़ेगा और असेट को 35 करोड़ में लिखना पड़ेगा। कहते हैं कि एन इंटेंजिबल असेट विच इज अंडर डेवलपमेंट शुड बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट एवरी ईयर, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। बाद में आप पढ़ोगे कि गुडविल विल ऑल्सो बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट एवरी ईयर, इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। बाकी सारी, और इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ विल ऑल्सो बी पुट टू द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट एवरी ईयर, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन। तो अगर मैं रिपीट करूं तो 3 असेट ऐसा होता है, 3 असेट, और तीनों इंटेंजिबल असेट है, जिनको हर साल इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालना पड़ता है, इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। गुडविल, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, और इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ। ओके, बट ये सारा चीज आप इंड AS 36 में भी पढ़ोगे, तो अभी खाली बोल दिए और ये चीज आपको समझा दिए। आगे अब आप पूछोगे कि सर लेकिन जो इंटेंजिबल असेट बन के रेडी हो गया, अब हमारे बैलेंस शीट में उसका नाम इंटेंजिबल असेट है, तो भी क्या हम उसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे? आंसर इज अगर इंडिकेशन होगा, और वो इंड AS 36 बोलेगा। ओके, आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैदा होने वाला एक इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट हम कैसे पता करेंगे? फंडा वही है, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू ऑपरेट द मैनर इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। सर स्पेसिफिक बात बताइए ना, द आंसर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर और स्पेसिफिक बताइए, तो मैं ABCD करके पढ़ता हूं, आप देखते जाइए। ए, कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड टू डेवलप दैट इंटेंजिबल असेट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स इनकर्ड टू डेवलप दैट इंटेंजिबल असेट, जो भी बना उसको रजिस्टर करने में जो खर्चा लगा, और जो भी चीज बना उसके लिए जो पेटेंट लाइसेंस वगैरह यूज हुए उनका जो अमोर्टाइजेशन है, ये सब चीज जोड़ करके उस इंटेंजिबल असेट जो आपने अभी बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, रादर डेवलपमेंट बोलना चाहिए, उसका कॉस्ट बनेगा। नाउ एक और छोटा सा पैरा जो इंटरेस्टिंग है, ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो लगता है लेकिन आप असेट के अंदर जोड़ नहीं सकते? वेरी सिमिलर टू इंड AS 16।
स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एक्सपेंस टू ओपन ए न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, कॉस्ट टू एस्टैब्लिश, जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं, कॉस्ट टू एस्टैब्लिश एन एंटिटी और एक्सपेंडिचर ऑफ रीलोकेटिंग द एंटिटी और एन असेट। ये जो असेट, ये जो खर्चा सब है ना सर, ये सब बहुत सारी जगहों पे ये बातचीत और डिबेट होता रहता है कि क्या हम इसको असेट बना दें। इंस्टीट्यूट ने कई बार बोला है कई सारे इंडेस में कि नहीं, इनको P&L में भेजना है क्योंकि ये असेट बनाने का खर्चा नहीं है। आप असेट को रेडी करने में खर्चा इनकर कीजिए ना, हम आपको असेट के साथ जोड़ने बोल देंगे। ये सब P&L का खर्चा है, बड़ा खर्चा है तो भी P&L का है, छोटा खर्चा है तो भी P&L का है। ट्रांसफर इट टू P&L एंड चैन से सोने का। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। क्या चीज के ऊपर डिस्कशन है? इनटैंजिबल असेट के अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है। बिफोर दैट एक छोटा सा पैरा छूट गया, मैं पहले उसमें आता हूं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटैंजिबल असेट। एक बार तो इंटैंजिबल असेट को बैलेंस शीट में कॉस्ट पे लिख दिए, और कॉस्ट कैसे निकलता है आपको मैंने बता दिया। सेल्फ एक्वायर्ड असेट का कॉस्ट एज पर इंड AS 16, बार्टर सिस्टम वाली असेट का कॉस्ट एज पर इंड AS 16, ग्रांट वाली इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट एज पर इंड AS 20, बिजनेस कॉम्बिनेशन से जो इंटेंजिबल असेट आई एज पर इंड AS 103, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो इंटेंजिबल असेट आई, डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉस्ट बन गया। सर अब क्या करना है? अब अपने पास दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सर पूरा तो इंड AS 16 में था, सेम टू सेम है, रिपीट नहीं करेंगे। ज्यादातर कंपनियां कॉस्ट मॉडल फॉलो करती हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल क्लमजी है। रिवैल्यूएशन मॉडल में खर्चा भी लगता है, असेट को रिवैल्यू कराने के लिए एक्सपर्ट लगते हैं। सो पीपल, कंपनीज डोंट फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो दोनों ऑप्शन है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, आप जो भी ऑप्ट करो आपके ऊपर है। सिस्टम सारा इंड AS 16 का ही है, कोई नया चीज पढ़ने को नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। इंड AS 38 के हिसाब से इंटैंजिबल असेट के अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन जिसको कहते हैं, इंटैंजिबल असेट के लिए इट इज अमोर्टाइजेशन। क्या क्या मेथड है, कैसे अमोर्टाइजेशन होना चाहिए? धीरे धीरे असेट को डेप्रीशिएट तो करोगे ना, कैसे करोगे? इंस्टीट्यूट ने बोला रैशनली, जिस जिस तरह से असेट कंज्यूम हो रही है उसी तरह से असेट का डेप्रीशिएशन PL में डालो। मैं डेप्रीशिएशन वर्ड यूज करूं, घबराना मत, अमोर्टाइजेशन का ही सब्स्टिट्यूट है। आपका अमोर्टाइजेशन का अमाउंट एवरी ईयर आपकी असेट के पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। 2, स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, डिप्लेशन मेथड, कुछ भी मेथड फॉलो करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। इसी पे हमारे इंस्टीट्यूट का एक आइडिया है कि रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है, प्रोडक्शन बेस्ड अमोर्टाइजेशन आप करोगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमको प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्शन करेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा, तो दोनों तो मैच करता है। हम लोग कहते हैं कि रेवेन्यू में आपके एडवर्टाइजमेंट, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज, आपके इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजों का रोल रहता है। इसलिए हम लोग को रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अच्छा नहीं लगता। इंड AS का बोलना है। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा देखो, revenue based amortization is not allowed as revenue is not only the result of production, rather it is also affected by marketing activity, changes in sales volume or even inflation. So don't use revenue based या cash flow based amortization methods, use production based amortization methods. कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में जहां पे खाली कैश फ्लो का डिटेल दिया है, प्रोडक्शन का डिटेल ही नहीं दिया है। क्वेश्चन कमजोर है, घटिया क्वेश्चन है। सर क्या करना है, ये मान लेना, एक लाइन लिख देना कि भाई जैसा कैश फ्लो का पैटर्न है, प्रोडक्शन का पैटर्न भी वैसा ही था, हम उसी रेशियो में अमोर्टाइज कर रहे हैं, ये लिख करके अमोर्टाइज करके आ जाना। पर इन दिनों में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, बट ठीक है, मैंने आपको बताया। नाउ ये जो रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन है जो अलाउड नहीं है, उसमें एक कार्व आउट है। क्या कार्व आउट? कि इंडिया में कार्व आउट आप जानते हो, IFRS जब अलग रूल देता है और हम लोग जब अलग रूल बनाते हैं, हम लोग उसको कार्व आउट बोलते हैं। तो क्या कार्व आउट है? अगर कोई कंपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके टोल कलेक्ट करती है, हम लोग टोल रोड बोलते हैं उसको, तो उनको रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अलाउड है फॉर दोज टोल रोड जो इंड AS के इंप्लीमेंटेशन के पहले का है।
नया रोड अगर इंड एस के इंप्लीमेंटेशन के बाद उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर हम रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन होने नहीं देंगे। पुरानी रोड पे आप रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अगर कर रहे थे, पहले यही चलता था इंडिया में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज ए कार्व आउट। मैं पढ़ता हूं, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रोड इज रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल असेट, ट्रू, बिकॉज हमारा उसको रोड हमारे बाप की नहीं है, रोड हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं ले। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लार्सन एंड टुब्रो को बोला कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक का रोड बना दो, उन्होंने बना दिया, या कलकत्ता से लेकर के जमशेदपुर तक का रोड बना दो, उन्होंने बना दिया, तो क्या रोड अपनी बैलेंस शीट में लिखेगा? नहीं, राइट टू कलेक्ट टोल लिखेगा। आगे, द नेम ऑफ द इंटेंजिबल असेट इज राइट टू कलेक्ट टोल। IFRS doesn't allow revenue based amortization even in the cases of such assets. Ind AS 38 however allows revenue based amortization for these assets built, ध्यान से सुनना, prior to Ind AS implementation. However, if new toll road is built, no revenue based amortization is allowed. तो ध्यान रहेगा, एक इंटरेस्टिंग सी बात थी छोटी सी। आगे, इंटेंजिबल असेट का यूजफुल लाइफ कैसे निकलेगा, क्या लेना है? जैसा इंड AS 16 में निकलता था वैसा ही, कुछ नया बात नहीं। हाँ, एक बात है कि इंटेंजिबल असेट का इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ हो सकता है। मान लो कोई माइनिंग राइट फॉरएवर के लिए मिल गया, या कुछ ऐसा इंटेंजिबल असेट जो फॉरएवर का असेट है, तो सर क्या करना है? टेंजिबल असेट का तो हमेशा लाइफ होता है, इंटेंजिबल असेट अगर कोई बिना माने इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ का मिला तो कैसे अमोर्टाइजेशन करेंगे? इंस्टीट्यूट ने कुछ बातें बोली, सुनना। अमोर्टाइजेशन नहीं करने का, हर साल इंपेयरमेंट करने का। सर इंपेयरमेंट कैसे होता है? असेट के कैरिंग अमाउंट को असेट के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया जाता है। अगर रिकवरेबल अमाउंट नीचे है तो डिफरेंस को इंपेयरमेंट लॉस बोल के पीएल में डाला जाता है, डिप्रिसिएशन के बड़े भाई के जैसा काम करता है। हर ईयर एंड पे असेट की लाइफ को रिव्यू करना है। अगर रिव्यू के बाद पता चला कि उस असेट की लाइफ अब फाइनाइट हो गई है, तो पहले उसी दिन उस असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लीजिए। इंपेयरमेंट कर लेने के बाद नॉर्मल अमोर्टाइजेशन जैसे फाइनाइट लाइफ का होता है वैसे कर लीजिए, एसएलएम ले लीजिए, डब्ल्यूडीवी ले लीजिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए, जो भी पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करे उसके हिसाब से अमोर्टाइजेशन कर लीजिए। बट बिफोर दैट पहले उस पर्टिकुलर टाइम पे इंपेयरमेंट जरूर कर लीजिएगा। आगे, स्क्रीन को जरा सेट कर लूं। सर व्हाट अबाउट द स्क्रैप और रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल असेट? नॉर्मली जीरो लेना है। कैसे? कूड़ा कचरा माने क्या स्क्रैप बेचोगे इंटेंजिबल असेट में? नॉर्मली जीरो। बट इफ देयर इज ए थर्ड पार्टी कमिटमेंट कि वो तुम्हारी इंटेंजिबल असेट की लाइफ के बाद यूज करेगा, ले लेगा, तुमको कुछ पैसे दे देगा, वो वैल्यू लिया जा सकता है। हम लोग उसको कमिटेड वैल्यू बोलते हैं, उसको आप ले सकते हो। अदरवाइज जीरो। एंटायर कॉस्ट को अमोर्टाइज करना है, ध्यान रख लेना। सर इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कैसे होता है? अभी थोड़ा देर पहले बोला, फुल डिटेल इंड AS 36 में पढ़ोगे। इंड AS 36 आने ही वाला, आपके पढ़ चुके हैं तो वेरी गुड। सर अगर इंटेंजिबल असेट डिस्पोज किए तो, बेच दिए तो, सेम रूल जो इंड AS 16 में था। असेट का डब्ल्यूडीवी या कैरिंग अमाउंट पता करो उस दिन का, उस दिन तक डिप्रिसिएशन दे देना। मान लो 10 करोड़ रुपया, नेट सेल प्रोसीड्स पता करो। मान लो 15 करोड़ रुपया, जो डिफरेंस 5 करोड़ का है P&L में डालो, चैन की नींद सो जाओ। सर अगर किसी इंटेंजिबल असेट को लीज पे लेके लाए तो इंड AS 116 से पूछो कि कैसे उस असेट का कॉस्ट पता करेंगे। सर कैसे होता है? इंड AS 116 से पूछो। सर आप बता दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, जो आप फ्यूचर में पेमेंट करने जा रहे हैं उसका पीवी निकाल लो। उसके जो पीवी निकला उस अमाउंट पे एक ROU असेट बोल के डेबिट और एक लीज लाइबिलिटी बोल के क्रेडिट खड़ा करना है। सब इंड AS 116 में पढ़ेंगे। और सर उसके बाद अमोर्टाइजेशन वगैरह का जो पैरा हम लोग पहले पढ़े वही एप्लीकेबल रहेगा। सो विद दिस, अच्छा और बाकी सर डिस्क्लोजर्स वगैरह जैसे टेंजिबल में तो कितना सारा डिस्क्लोजर होता है, वो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन, डिप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग, वो सब कुछ जो टेंजिबल असेट में पढ़े हो वो इंटेंजिबल असेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहे। सो इफ एनीथिंग आई हैड नॉट डिस्कस स्पेसिफिकली इन इंटेंजिबल असेट, आप मान के चलो टेंजिबल असेट इंड AS 16 में आप जो पढ़े थे जिसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, वो सेम टू सेम इंड AS 38 में एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बात वापस से रिवाइज करा दूं कि 3 इंटेंजिबल असेट ऐसी है जिसको एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट में डाला जाता है इवन व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। वन इज गुडविल,
One is intangible asset under development and one is intangible asset with infinite life. So with this we come to an end of Ind AS 38. होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.